चलिए तो फटाफट देख लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे सामने क्या है। तो सबसे पहले आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन होता है। केमिस्ट्री से ये क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं। पहला क्वेश्चन है कि दही का जमना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो इसका उत्तर आप लोग लिखेंगे, इसका उत्तर कि यह एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक, ठीक है, यह एक रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अभिक्रिया Fe2O3 और प्लस Al2 प्लस 2Fe है, मतलब यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। विस्थापन है कि द्विविस्थापन है कि कौन सी अभिक्रिया है। तो ये अभिक्रिया है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया क्यों है कि देखिए यहाँ से जो Fe है ना, Fe क्या हुआ, एल्यूमिनियम के द्वारा विस्थापित करके इसकी जगह पे ये वाला पार्ट इसकी जगह पे चला गया है और Fe मुक्त हो गया है। तो इसलिए ये जो रिएक्शन होगी ना, वो विस्थापन अभिक्रिया का रिएक्शन है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो चीज़ है वो किसका है, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, आप इसे नोट कर लेंगे वीडियो को पॉज करके। विस्थापन अभिक्रिया ये क्या है, तो विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, देखिए रासायनिक दृष्टि से जंग है। पहला कह रहा है क्वेश्चन कि तीसरा क्वेश्चन है कि रासायनिक दृष्टि से जंग है। तो रासायनिक दृष्टि से जंग है। जंग लगना मतलब कौन सी अभिक्रिया होती है, तो ये होती है हाइड्रोजन फेरिक ऑक्साइड। रासायनिक दृष्टि से जंग जो होता है, रासायनिक दृष्टि से ये होता है हाइड्रोजन फेरिक ऑक्साइड का। ठीक है, हाइड्रोजन फेरिक ऑक्साइड जंग को बोलते हैं। अगर हम बात करें लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है, तो ये है ऑक्सीकरण क्रिया। तो रासायनिक दृष्टि से जंग है हाइड्रोजन फेरिक ऑक्साइड। इसे हम लिख लेंगे हाइड्रोजन फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रोजन फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की क्रिया है, तो यह एक ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। क्या है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया। ठीक है, ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है। लोहे पर जंग लगना ऑक्सीकरण प्रक्रिया है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार से किस प्रकार की क्रिया है। हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है। सवाल हम लोगों का ये है कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है। तो ये है अपघटन की, यह क्रिया होती है अपघटन। कौन सी क्रिया है, तो अपघटन है। सवाल आप फिर से समझ लीजिए कि हमारे शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की क्रिया है, तो ये क्रिया है अपघटन की। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अपचायक वे पदार्थ हैं जो, अपचायक कौन से पदार्थ होते हैं, इसी के बारे में आपको बता देना है। ठीक है, अपचायक देखिए, अपचायक वे पदार्थ हैं जो, ठीक है, ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं कि देते हैं, क्या करते हैं। तो अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। तो अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को त्यागते हैं। आपके पास फिर से हम बता देते हैं, अपचायक वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, त्यागते हैं। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है। लेड नाइट्रेट, तो ये देखिए Pb होता है लेड, ठीक है, और उसमें नाइट्रेट है NO3 पे ट्वाइस। तो ये हो गया लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र। तो ये है हमारा लेड नाइट्राइट का रासायनिक सूत्र। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए अगला प्रश्न हमारा क्या है, श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है, श्वेत फोटोग्राफी में क्या प्रयुक्त होता है। तो यह एक रसायन है AgCl, जो कि श्वेत फोटोग्राफी में प्रयोग होता है, जिसे हम सिल्वर क्लोराइड भी कहते हैं। ये श्वेत फोटोग्राफी में क्या होता है, प्रयुक्त होता है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए पीएच तथा हाइड्रोजन आयन सांद्रण में क्या संबंध होता है। पीएच तथा हाइड्रोजन आयन सांद्रण में क्या संबंध होता है। प्रश्न अच्छा से आपको दिख नहीं रहा, देखिए ध्यान से फिर से। पीएच तथा हाइड्रोजन आयन सांद्रण में क्या संबंध होता है। तो
पीएच इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि जो पीएच होता है वो नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन होता है H प्लस आयन, ठीक है। तो आप पीएच की डिफिनेशन भी दे सकते हैं, द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज पीएच, ठीक है ना। तो यही है पीएच तथा हाइड्रोजन आयन सांद्रण में क्या संबंध होता है। अगर यही आपसे पूछ दे कि पीएच अशुद्ध जल का क्या होता है, तो ये लगभग 7 के बराबर, या शुद्ध जल का पीएच क्या होता है, 7 होता है। अगर वो पीएच एसिडिक है, एसिडिक का पीएच क्या होता है, तो लेस देन 7 होता है। बेसिक का पीएच क्या होता है, तो ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक है। तो ये 3 बातें आप हमेशा क्या करेंगे, याद रखेंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि आपको बताना क्या है, प्रबल अम्ल तथा एक दुर्बल भस्म का नाम बताएं। तो प्रबल अम्ल मतलब कि स्ट्रॉन्ग एसिड, दुर्बल भस्म मतलब वीक बेस का क्या करना है, नाम बताना। देखिए जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात होती है तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड हमेशा क्या होती है, मिनरल होती है। तो ये होती है मिनरल एसिड, ठीक है। अगर आपसे पूछे कोई मिनरल एसिड का नाम बता दो, कोई भी मिनरल एसिड, तो आप ले लेंगे H2SO4, ठीक है ना, HNO2, नाइट्रिक अम्ल जिसे बोलते हैं, HCl हो गया। ये सारे के सारे क्या हैं, प्रबल अम्ल होते हैं, प्रबल अम्ल होते हैं। तो हमसे पूछा एक दुर्बल भस्म, दुर्बल भस्म, तो जब हम कोई ऑर्गेनिक जैसे NH4 और इसके साथ OH ले लेते हैं तो ये हमारा दुर्बल क्या हो जाता है, भस्म हो जाता है। बात समझ रहे होंगे, NH4 के साथ OH आपने ले लिया तो ये हमारा क्या हो गया, दुर्बल भस्म हो गया। तो देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का है कि विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र क्या होता है। विरंजक चूर्ण, विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम व सूत्र क्या होता है। तो इसे हम देखिए, इसका सबसे पहले हम आपको रासायनिक, अगर रासायनिक सूत्र की अगर हम बात करें तो विरंजक चूर्ण होता है CaOCl2। क्या होता है मेरे भाई, CaOCl2 रासायनिक सूत्र है। और अगर इसका रासायनिक नाम की अगर हम बात करें तो ये होता है कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइड। क्या हम लिख सकते हैं, कैल्शियम, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड, हाइपो CHLORIDE, हाइपो, सॉरी मैंने तो स्पेलिंग लिख कर, पर कोई बात नहीं, आप याद रखेंगे कि कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइड विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम होता है। तो चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है, देख लेते हैं अगला प्रश्न क्या है। तो कह रहा है कि 1 बिलियन का पीएच मान 3 क्या दर्शाता है। मेरे भाई अभी अभी हमने आपको बताया कि जब पीएच वैल्यू क्या होगी, लेस देन 7 होगी, लेस देन 7 होगी तो वो एसिडिक होगा। तो कह रहा है कि पीएच वैल्यू क्या है, 3 है। तो जाहिर सी बात है कि ये भी जो भी अम्ल, ये जो भी पदार्थ रहा होगा वो क्या रहा होगा, तो अम्ल रहा होगा। क्या रहा होगा मेरे भाई, एसिड। बात समझ रहे ना, एसिड वो रहा होगा। बिलियन का पीएच मान 3 ये दर्शाता है कि वो क्या होगा, एसिड होगा, और स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, ठीक है ना। चलो बाबू तो अगले प्रश्न की तरफ चल देते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का है कि प्रबल अम्ल विलयन में मेथिल ऑरेंज का रंग कैसा होता है। कोई आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग एसिड, विलयन में मेथिल ऑरेंज का क्या होता है, रंग। मेथिल ऑरेंज का रंग पूछ रहा है, और भी प्रबल अम्ल में कैसा होता है। मेथिल ऑरेंज का रंग तो ये होता है लाल, ठीक है बाबू। मेथिल ऑरेंज का रंग प्रबल अम्ल के विलयन में कैसा होता है, तो लाल होता है। तो देखिए फिर प्रश्न क्या बोल रहा है कि जो हमारा कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान, कॉपर सल्फेट विलयन है और इसका पीएच मान क्या होता है, देख लीजिए कॉपर सल्फेट विलयन का पीएच मान क्या होता है। कॉपर सल्फेट विलयन, तो कॉपर सल्फेट विलयन का जो पीएच मान होता है बाबू ना, वो लेस देन 7 होता है। फिर से आप देख लीजिए, कॉपर सल्फेट विलयन का जो पीएच मान होता है वो होता है लेस देन 7, ठीक है। आगे चलते हैं। एसिटिक अम्ल में अम्लीय एच एटम की संख्या क्या होती है। तो देखो सबसे पहले बाबू हम आपको बता देते हैं कि जो एसिटिक अम्ल होता है जिसे हम लिखते हैं CH3COOH, इसका हम अगर बॉन्डिंग आपको दिखाएं तो ये वाला जो H है ना बाबू, यही H एसिडिक होता है, जो कि क्या होता है, इस बॉन्ड के लोन पेयर इलेक्ट्रॉनों द्वारा निकाल दिया जाता है। तो इसमें बच जाता है आपका O नेगेटिव और प्लस H प्लस आयन। यही जो H प्लस आयन है, यही होता है एसिडिक। इस तरह से एसिटिक अम्ल में अम्लीय H प्लस एटम की संख्या कितनी हो गई, तो वो हो गई 1।
सही है, बात समझ में आ गया। चलो आगे की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि पोटास एलम का सूत्र क्या है। चलो आपके लिए हम 1 मिनट का वक्त देते हैं। और पोटास एलम का सूत्र क्या है, चलो तुम बता दो मेरे भाई। पोटास एलम का मतलब क्या है कि वो आपसे पूछ रहा है कि फिटकरी का सूत्र क्या होता है। चलो चलो, एक 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 2 सेकंड के लिए आपके लिए समय देते हैं चेक करने के लिए। समझ गए, मुझे पता था आप समझ गए, सही सोच रहे हो। ये होता है K2SO4, ठीक है नहीं, Al2SO4 थ्राइस इंटू हाइड्रेटेड होता है और 24H2O। देखो ये जो वर्ड आया है ना, ये 24H2O, इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड, जहाँ भी हाइड्रेट वर्ड आ जाता है उसमें वाटर मॉलिक्यूल पक्का रहता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, जहाँ भी हाइड्रेट आ जाता है इसमें वाटर मॉलिक्यूल पक्का रहता है। चलिए ठीक है, देखते हैं आग बुझाने वाले यंत्र में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ क्या है। आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन सा है। आग बुझाने वाले यंत्र में तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है मेरे भाई, सोडियम कार्बोनेट। चलो फटाक से बता दो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला क्या है। बहुत सही, ये होता है Na2CO3। सोडियम है, कार्बोनेट है, जाहिर सी बात है। तो सोडियम कार्बोनेट ये आग बुझाने वाले यंत्रों में प्रयुक्त होता है। चलो तो फटाफट देख लेते हैं कि अगला है, नौशादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। नौशादर आपके सामने है, नौशादर का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो नौशादर का रासायनिक सूत्र मेरे भाई होता है NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड जिसे हम बोलते हैं, ठीक है नहीं, ये होता है NH4Cl जिसे हम अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं। तो चलिए ये हो गया मेरा नौशादर। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। ये प्रश्न संख्या 19 है। ये प्रश्न संख्या क्या है 19। खाने का जो सोडा है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। चलो तुम लोग थोड़ा सोच के बता दो, सोच के बता दीजिए कि जो खाने का सोडा है, ये जो खाने का सोडा है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है खाने के सोडे का। ठीक है, तो चलते हैं, इसको हम बोलते हैं बाबू, खाने के सोडे को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, CO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो ये हमारा खाने के सोडे का रासायनिक सूत्र है। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए अगला हमारा प्रश्न है, बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। प्रश्न, आई होप कि आपको प्रश्न दिख रहा होगा। तो अगला प्रश्न हम लोगों का है कि बेकिंग पाउडर को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है। बेकिंग पाउडर को जब हम गर्म करते हैं बाबू, तो आप कभी फील किए होंगे, ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है जिसे हम CO2 से दिखाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या करती है, ये प्रोड्यूस करती है। तो चलिए तो फटाफट अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के जल का संभावित पीएच क्या होता है। अब देखो जो अम्लीय वर्षा है ना बाबू, अम्लीय वर्षा के जल का जो संभावित पीएच मान है वो ज़्यादा एसिडिक, मोर एसिडिक नहीं होता है। तो इसलिए इसका जो होता है ना वो 5.7 होता है, जो भी जनरली अम्लीय है पर बहुत थोड़ा कम अम्लीय है। अम्लीय सबसे ज़्यादा अम्लीय वे होते हैं जिसका पीएच वैल्यू 1 to 3 के ऑलमोस्ट आती है। बात समझ रहे हैं ना, 1 to 3 के ऑलमोस्ट अगर उसकी आती है पीएच वैल्यू 1 2 3, तो वो ज़्यादा मोर एसिडिक होता है। पर इसकी क्या है 5.2 है, इसलिए ये थोड़ा कम एसिडिक होता है। चलिए बात करते हैं, क्षारक के साथ हल्दी का रंग होता है। देखिए हल्दी 2 बार लिखा गया है। क्षारक के साथ हल्दी का अगर कोई क्षार ले लेते हैं तो उसका हल्दी के साथ रंग क्या होता है। बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको हम बता देते हैं कि ये क्वेश्चन हम लोगों का इम्पोर्टेंट है। कह रहा है क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है। तो ये होता है भूरा और लाल, जिसे आप कभी देखे होंगे। भूरा क्या है और लाल है, किचन में जाके देख लेना मेरे भाई। क्षारक के साथ हल्दी का रंग कैसा होता है, तो भूरा और होता है लाल होता है। ठीक है, अगले वाले प्रश्न पे चलते हैं। एंटीमनी है, हमसे पूछ रहा है बाबू, एंटीमनी है, धातु है कि अधातु है कि उपधातु है, क्या है। तो एंटीमनी हमारा उपधातु होता है। क्या होता है, उपधातु। एंटीमनी जो है ना बाबू, एंटीमनी ये साहब जो है, एंटीमनी साहब ये उपधातु में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए उपधातु। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, वह कौन सी ऐसी धातु है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। तो एल्यूमिनियम है। जनरली ये क्या होती है, ऑक्सीकृत हो जाती है किसी भी
चीज से, ठीक। अगला पदार्थ आपसे कह रहा है कि अमलगम क्या है। देखो बहुत अच्छा नाम है ये, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है कि अमलगम क्या है, ठीक है ना। तो जो अमल है, तो जो हमारा अमलगम बाबू ना, ये ऑली होती है, OLLY ऑली जे के बोलते हैं, या ये से बोलते हैं मिश्र धातु, ठीक है ना। जो अमलगम होती है, अमलगम अमलगम होती है मिश्र धातु, ठीक है ना, मिश्र धातु। अगला हम लोगों का है परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग कहाँ होता है। ये जो परावर्तनी भट्ठी है इसका प्रयोग कहाँ होता है, परावर्तनीय भट्ठी, देख लीजिए, परावर्तनी भट्ठी का प्रयोग कहाँ होता है। तो जो परावर्तनी भट्ठी है इसका प्रयोग हम लोग निस्तापन में करते हैं। निस्तापन एक प्रक्रिया होती है जो किसी भी पदार्थ को शोधन में जब हम करते हैं तो आती है। जैसे निस्तापन हो गया, प्रगलन हो गया, भर्जन हो गया, ये सारी की सारी प्रोसेस है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल के लिए। तो ये निस्तापन है, ठीक है ना। निस्तापन परावर्तनी भट्ठी में उपयोग होता है। ब्यूटेनोन, देखो ब्यूटेनोन है, नोन में क्रियात्मक समूह पूछ रहा है हम लोगों से, हमसे पूछ रहा है बाबू कि जो ब्यूटेनोन है, ब्यूटेनोन नोन वर्ड आया है, ब्यूट में नोन वर्ड जुड़ा है, तो कह रहा है कि क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो ब्यूटेनोन में C डबल बॉन्ड O, जहां भी C डबल बॉन्ड O प्रेजेंट रहता है बाबू ना, क्या प्रेजेंट रहता है, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे C है और ये डबल बॉन्ड है, फिर से हम दिखा दें आपको, तो ये ऐसे C डबल बॉन्ड O, ये एक वर्ड है जो ब्यूटेनोन ओन जोड़ता है, ब्यूटेन में ओन जोड़ देगा तो ब्यूटेनोन बन जाता है, ठीक है। IPSC नेमिंग हम किसी दिन आपके लिए वीडियो डालेंगे तो देख लीजिएगा, ब्यूटेनोन, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा है एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक, अभी अभी हमने पीछे दिखाया था कि आपने लिखा CH3, C डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड O और H, ये जो है ना बाबू ये फंक्शनल ग्रुप होता है एसिटिक अम्ल का। एसिटिक अम्ल में यही फंक्शन ग्रुप है और इस फंक्शनल ग्रुप को, चलो फिर से देख लेते हैं। एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह होता है तो CH3, C डबल बॉन्ड OH, इसी को हम बोलते हैं बाबू फंक्शनल ग्रुप, ठीक है ना, जो कि एसिडिक फंक्शनल ग्रुप है। C डबल बॉन्ड OH, ओइक एसिड इसमें जोड़ते हैं, इसीलिए एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल ओइक एसिड जोड़ते हैं, क्या जोड़ते हैं, तो ओइक एसिड, आई बात समझ में बाबू, ये ओइक एसिड है, ओइक एसिड जोड़ते हैं तो हमारा बनता है, जैसे CH3OH, एसिटिक अम्ल, आगे बात समझ में। अब अच्छा कह रहे हम लोग देखिए एथिल एल्कोहल का IPSC नाम में, एथिल एल्कोहल में हमारे पास ऐसे होता है C2H5OH, ये होता है एथिल एल्कोहल। तो इसका जब हम IPSC नाम देखते हैं बाबू ना, तो ये होता है एथेनॉल, क्या होता है, एथेनॉल होता है। क्योंकि देखिए अभी अभी हमने बचाया कि C2H5OH है, OH में आल ग्रुप और C मेथ एथ 2 कार्बन है, इसलिए एथेनॉल हो गया। एसिटिक अम्ल, अभी अभी आपने देखा ये वाला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल में क्रियात्मक समूह है, और अभी अभी ये क्वेश्चन पूछ दिया कि एसिटिक अम्ल का IPSC नाम क्या होगा, IPSC नाम ऑफ एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल का जो IPSC नाम होता है बाबू, ये होता है एथेनोइक एसिड, ठीक है। क्या होता है, CH3COOH। एसिटिक अम्ल का अगर हम IPSC नेम की बात करें तो ये होता है ओइक एसिड, अभी मैंने बताया ना ओइक एसिड, तो ये हो जाएगा एथेनोइक एसिड, ठीक है, एथेनोइक एसिड, ये हो गया ओइक एसिड। अगला हमारा प्रश्न है, देख लीजिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि एसिटल्डिहाइड का IPSC नाम क्या है। एसिटल्डिहाइड, देखो अब एल्डिहाइडिक ग्रुप है जो CHO जुड़ता है, CH डबल बॉन्ड O, ये एसिटल्डिहाइड है, ठीक, एल्डिहाइडिक ग्रुप है। और हमसे कह रहा है कि एसिटल्डिहाइड मतलब होता है CH3CHO, क्या होता है, CH3CHO, यही हमारा एसिटल्डिहाइड है। और कह रहा है भैया बता दो कि इसका IPSC नाम क्या होगा। IUPAC नाम क्या होगा, देखो 1 2 कार्बन है, मेथ एथ वर्ड और अल जोड़ते हैं तो मेथेनल हो जाएगा, एथेनल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एथेनल। मेरे भाई 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए एथ वर्ड और एल्डिहाइडिक ग्रुप है तो अल जोड़ते हैं, तो एल्डिहाइड का IUPAC नाम क्या होता है। तो चलिए देखते हैं कि हमारा अगला प्रश्न क्या है। कह रहा है कि एल्युमिनियम कार्बाइड जल से क्रिया करके देता है, मतलब एल्युमिनियम कार्बाइड है वो जल से क्रिया करके क्या देता है,
तो ये बाबू बनाता है मेथेन, CH4 जिसे कहते हैं वो मेथेन। एल्यूमिनियम कार्बाइड है, एल्यूमिनियम कार्बाइड जल से क्रिया करता है तो CH4 गैस बनाती है जो मेथेन होती है, ठीक है ना। अगला देखिए, कह रहा है एल्कीन श्रेणी का प्रथम सदस्य क्या है। एल्केन, एल्कीन, अल्काइन। एल्कीन का जो फार्मूला होता है वो CnH2n+2 होता है, बात समझ रहे हैं। एल्केन के प्रथम सदस्य, तो प्रथम सदस्य की अगर हम बात करें तो अगर आप यहाँ 1 रखेंगे और यहाँ भी 1 रखेंगे तो 1 और 2 2 4 हो जाएगा, तो हमारा मिलेगा, ठीक है ना, जिसे हम एथिलीन भी कहते हैं। तो हमारा एल्कीन समूह का पहला सदस्य है एथिलीन, ठीक है, एथिलीन। तो हम इसे एथिलीन लिख देते हैं। देखिए एल्केन श्रेणी का प्रथम सदस्य हमारा क्या है, तो एथिलीन है। आगे बात समझ में। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है कि C2H6 का IUPAC नेम क्या होगा। C2H6 है मेरे भाई, देख लो ध्यान से। C2H6 में 2 कार्बन है, जाहिर सी बात है, एक हाइड्रोजन इधर और एक हाइड्रोजन इधर गया, और हाइड्रोजन इस पे है, इस पे है, इस पे है, इस पे, एक हाइड्रोजन यहाँ, यहाँ, यहाँ और यहाँ, तो 6 हाइड्रोजन हो गए सिंगल बॉन्ड। जाहिर सी बात है सिर्फ 2 ही कार्बन, हर जगह सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। एल्केन फैमिली का है तो एथेन हो जाएगा। तो इसका नाम क्या होगा बाबू, एथेन। क्या हो जाएगा, एथेन हो जाएगा, ठीक है ना। इसका नाम हो गया आयुपेशी एथेन। और सॉरी आपको दिख नहीं रहा तो हम दिखा देते हैं, ये देखिए, ये देख लीजिए, इसका नाम क्या हो गया, एथेन हो गया, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, ये हो गया मेरा एथेन, ठीक है। आगे की तरफ कह रहा है कि मार्स का रासायनिक सूत्र क्या है। मार्स का रासायनिक सूत्र क्या है, मार्स। तो देखिए ये जो मेथेन होता है ना, CH4 को हम मार्स भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मार्स। यह दूसरा नाम है, मार्स भी कहते हैं, किसको कहते हैं, तो CH4 मेथेन को कहते हैं। आगे बात समझ में। चलिए अगला है, प्राकृतिक गैस का प्रमुख अवयव क्या है। नेचुरल मेथेन होती है, ठीक है। CH4 जिसे हम बोलते हैं ये मेथेन है, मेथेन है। नेचुरल गैसेस का प्रमुख अवयव क्या है, मेथेन है, ठीक है। अगला कह रहा है अगला प्रश्न, ऑक्सीजन की संयोजकता क्या होती है। संयोजकता, ऑक्सीजन की संयोजकता पूछ रहा है तो बाबू ये होती है ऑक्सीजन की संयोजकता 2। वैलेंसी जिसे अब बोलते हैं वैलेंसी जिसे बोलते हैं, तो वैलेंसी क्या होती है, किसी भी परमाणु के किसी दूसरे परमाणु के साथ संयोग करने की जो क्षमता होती है उसे हम क्या कहते हैं, संयोजकता कहते हैं, ठीक है। माने किसी एक पर्टिकुलर एटम, कोई एक पर्टिकुलर एटम है, वो किसी दूसरे एटम के साथ संयोग करने की जो क्षमता रखता है, संयोग करने की जो क्षमता रखता है, संयोग करने की क्षमता, उसी को ही हम क्या कहते हैं बाबू, संयोजकता कहते हैं। तो जो ऑक्सीजन की संयोजकता है ना, ये होती है 2। आगे बात समझ में। अगला देखिए प्रश्न, अगला प्रश्न है कि तृतीय आवर्त का तत्व। तृतीय आवर्त, आवर्त थर्ड में, आवर्त और ग्रुप पीरियड की बात कर रहा है। थर्ड आवर्त में कौन कौन से तत्व आते हैं, तो थर्ड आवर्त में आता है आपका सोडियम, ठीक है ना, सोडियम है। इसी के लाइन में जितने भी एलिमेंट पड़ेंगे तीसरे आवर्त में वो सारे के सारे होते हैं। तो तृतीय आवर्त में पहला ही आपका है सोडियम आता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न आपके पास है कह रहा है कि यूरेनियम है, यूरेनियम क्या है। देखिए अगला हमसे कह रहा है कि यूरेनियम है, यूरेनियम किस प्रकार का तत्व है, मतलब संक्रमण तत्व है कि क्या है, किस प्रकार का है, अंतः संतुलन। तो देखिए ये जो यूरेनियम होता है ना, वो अंतः संक्रमण तत्व होता है। कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं बायोलॉजी, ठीक है ना, बायोलॉजी से कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन आपके पास है कि मनुष्य के, ये के होना चाहिए, में हो गया है, मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या क्या है। चलो आपके लिए ये टाइम दे देते हैं और फटाक से बता दीजिए कि मनुष्य के मुख में लार ग्रंथियों की संख्या कितनी जोड़ी होती है। बहुत सही, गुड जॉब। तो ये होती है 3 जोड़ी, 3 पेयर इसका होता है, 3 जोड़ी होती है, 3 पेयर होते हैं मनुष्य में लार ग्रंथियों की संख्या, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। देखिए ये हृदय गलत लिख दिया है यहाँ पे, हृदय को ऐसे होना चाहिए था, ठीक है ना। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है, तो ये होती है बाबू 4, ठीक है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की जो संख्या होती है वो होती है 4। आगे बात समझ में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न हमारा है कि फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है,
फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है दाएं अलिंद में कि बाएं अलिंद में, कौन से किस अलिंद में आता है, बाएं अलिंद में कि दाएं अलिंद में? चलिए गेस करके बता दीजिए फटाक से कि कौन से अलिंद में, लेफ्ट वाले में आता है, लेफ्ट हैंड साइड वाले में आता है कि राइट हैंड साइड अलिंद में आता है? बहुत सही, गुड जॉब, आपने बहुत अच्छा आंसर बताया है। तो ये होता है बाएं अलिंद में, ठीक है ना, बाएं अलिंद में। बाएं अलिंद में फेफड़े से शुद्ध रक्त आता है, ठीक है ना। यकृत NH3 को परिवर्तित करता है। देखिए जो यकृत होता है ना, वो NH3 को किस चीज में, NH3 मतलब अमोनिया, अमोनिया को किस में परिवर्तित कर देता है? यकृत अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। किस में? इसे हम बोलते हैं बाबू अमोनिया बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अमोनिया। और ये किस में परिवर्तित कर देता है? यकृत तो यूरिया में परिवर्तित कर देता है, यूरिया। आई बात समझ में? यूरिया में परिवर्तित कर देता है। अब देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का है कि मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौवर्णक दंतों की संख्या क्या होती है? मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौवर्णक की संख्या क्या होती है मेरे भाई? चौवर्णक की संख्या तो ये होती है 6 चौवर्णकों की संख्या होती है। अगला हमारा प्रश्न है रंध्र का संबंध है, रंध्र का संबंध किससे है? मतलब एक्सटर्नल उत्सर्जन से है कि इंटरनल उत्सर्जन से है, किस प्रकार का है? तो देखिए जो रंध्र का संबंध है ना बाबू, वो वाष्पो उत्सर्जन है। ये वाष्प का उत्सर्जन करता है रंध्र का संबंध है वाष्पो उत्सर्जन, ठीक है। सर जी ने आपको पढ़ाया होगा वाष्पो उत्सर्जन, वाष्पो उत्सर्जन क्या है? रंध्र का संबंध रखता है। मनुष्य में फेलिक अम्ल के कमी से उत्पन्न रोग, मनुष्य के अंदर जो फेलिक अम्ल है अगर इसकी कमी हो गई तो हमें कौन सा रोग उत्पन्न होता है? मनुष्य के अंदर फेलिक, चलिए देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का है कि मनुष्य में फेलिक अम्ल के कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? तो ये एनीमिया होता है बाबू। एनीमिया एक रोग है जो फोलिक अम्ल की कमी से हो जाता है। एनीमिया जिसे बोलते हैं फोलिक अम्ल की कमी से हो जाता है, ठीक है। यकृत स्रावित करता है, यकृत किस चीज की स्रावित कर देता है आप बता दीजिए? यकृत स्रावित करता है, क्या यकृत स्रावित करता है बाबू? तो यकृत स्रावित करता है पीतरस। क्या करता है? हम बोलते हैं इसे पीतरस। यकृत पीतरस स्रावित करता है। पादप किस प्रक्रिया द्वारा वायु को शुद्ध कर देते हैं? देखिए अगला प्रश्न आपका है, आपके सामने है अगला प्रश्न कि जो पादप हमारा है, ये जो पादप होते हैं वो किस प्रकार द्वारा वायु को शुद्ध कर देते हैं? पादप तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस जिसे बोलते हैं आप, फोटोसिंथेसिस बोलते हैं, प्रकाश संश्लेषण होता है, ठीक है ना। दिख रहा है, यहाँ लिख लेते हैं, नीचे लिख देते हैं प्रकाश संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पादप वायु को क्या करते हैं? शुद्ध कर देते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का है रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, याद रख लेना। रक्त का लाल रंग किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण होता है? चलो फटाक से बता दो, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के, कौन सा पदार्थ है जिसकी उपस्थिति के कारण लाल होता है? तो ये हमारा है हीम, ठीक है ना। हीम एक पदार्थ है जिसकी वजह से मनुष्य का रंग क्या होता है? लाल होता है, रक्त का रंग लाल हो जाता है, ठीक है ना। मनुष्य नहीं, किसी का भी हीम है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का है कि जस्ट मिनट, अगला प्रश्न हम लोगों का है कि कौन सी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है? मतलब वह कौन सा सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, माने ब्लड, प्योर ब्लड प्रवाहित होता है? उस सिरे का नाम बता दीजिए। तो वो सिरा हमारा है बाबू देखिए पल्मोनरी सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर क्या होता है? प्रवाहित होता है। ये हमारा है पल्मोनरी,
ठीक है, पल्मोनरी जिसे बोलते हैं, पल्मोनरी बोलते हैं। तो वो कौन सा सिरा है जिसमें शुद्ध रुधिर प्रवाहित होता है, तो वो है पल्मोनरी। आ रही बात समझ में? तो अगला प्रश्न हमारे सामने बाबू, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बेरी बेरी रोग, तो ये हमारा जवाब है विटामिन, चलो बता दो आप बाबू, विटामिन, विटामिन B1 है। क्या है मेरे भाई? विटामिन B1, ठीक है ना। विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी रोग क्या होता है? हो जाता है विटामिन B1 की कमी से। मनुष्य के दूध के दांतों की कितनी संख्या होती है? चलो फटाक से बता दो, तुम्हें कुछ वक्त देते हैं, सर तुम लोगों को पढ़ाएं। मनुष्य के दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य के दूध के दांतों, मानो दूध का जो दांत होता है वो कितनी संख्या में होता है? बहुत सही, बहुत सही आंसर, 20 होता है। कह रहा है कि मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, जो मेल गैमेट हार्मोन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो जो मादा लिंग हार्मोन होता है हम उसे बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या बोलते हैं बाबू? एस्ट्रोजन बोलते हैं, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन हम लिख लेंगे, एस्ट्रोजन, ठीक है ना। ये होता है एस्ट्रोजन, मादा लिंग हार्मोन कहलाता है, तो ये कहलाता है एस्ट्रोजन, ठीक है। वही अगला प्रश्न की बात करें, नर जनन अंगों में संबंधित ग्रंथि है। नर जनन अंग में कौन सी ग्रंथि संबंधित होती है? तो इसे हम बोलते हैं प्रोस्टेट, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट ग्रंथि है, नर जनन अंगों में संबंधित ग्रंथि होती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, देखिए, पुरुष में लिंग गुणसूत्र क्या होता है? सवाल दिख रहा है आपको? सवाल आपको दिख रहा होगा, पीला कलर अच्छा नहीं दिख रहा, फिर भी चलिए कोई बात। कह रहा है पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? तो ये बता देंगे आप, यक्स और वाई, ठीक है ना। यक्स वाई जो गुणसूत्र होते हैं वो किस में होते हैं? तो पुरुष में लिंग होते हैं। पराग कण पराग कोश में होते हैं, जो पराग कोश है मेरे भाई, पराग, पराग कोश में होते हैं, कौन से कण होते हैं? तो पराग कोश में पराग कण होते हैं। क्या होते हैं? पराग कण। पराग कोश में कौन से कण होते हैं? तो पराग कण होते हैं। अगला प्रश्न अगर देखें तो देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? जो पौधे होते हैं इसमें है कायिक प्रवर्धन, कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है? पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अनुकूल होता है? तो प्रकलिका, इसका ये नाम है प्रकलिका, ठीक है। प्रकलिका जो पार्ट होता है पौधों में बहुत अनुकूल होता है प्रवर्धन के लिए। चलिए, तो इतना बात हमने कर लिया बायोलॉजी से। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है कि किस दर्पण में वस्तु का इमेज सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है? किस दर्पण में वस्तु का इमेज मतलब प्रतिबिंब, सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है? तो ये हमारा है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में सदैव वस्तु से छोटा, सीधा व काल्पनिक बनता है। अगला हमारा प्रश्न है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी अगर दोगुनी हो, फोकस दूरी क्या हो जाए? फोकस दूरी होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या, देखिए 32 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या, r बराबर 32 सेंटीमीटर दे रहा है और हमसे कह रहा है कि फोकस दूरी क्या होती है। तो देखो मेरे भाई, जो फोकस दूरी होती है ना, जो फोकस दूरी होती है वो रेडियस, अगला 16 सेंटीमीटर होती है। अगला हमारा प्रश्न है, आप निकालेंगे तो 16 सेंटीमीटर आ जाए। अगला प्रश्न है समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, जो प्लेन मिरर होता है, प्लेन मिरर जिसे आप जनरली प्लेन मिरर कहते हैं। प्लेन मिरर जो होता है, समतल दर्पण होता है, उसकी फोकस दूरी क्या होती है? फोकस दूरी तो इनफाइनाइट इसकी होती है भाई, अनंत होती है, ठीक है ना, ये याद रखेंगे, अनंत। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? तो अनंत होती है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन, मैग्नीफाइंग कैसा होता है? आवर्धन होता है, तो इसका आवर्धन केवल और केवल एक होता है, एक ही आवर्धन ही होता है इसका। समतल दर्पण द्वारा निर्मित इमेज के प्रतिबिंब मतलब प्रतिबिंब का आवर्धन होता है तो सिर्फ एक होता है, ठीक है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न आपका है कि कांच का अपवर्तनांक अधिकतम किस रंग के लिए होता है? इन विच कलर द रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ अ ग्लास इज अ मैक्सिमम। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए? फॉर व्हाट कलर? तो ये होता है बैगनी रंग के लिए, बैगनी रंग के लिए। देखिए इसीलिए प्रश्न को भी बैगनी में मैंने लिख दिया है, ठीक है ना। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है किस रंग के लिए? बैगनी रंग के लिए। तो आपका प्रश्न भी बैगनी रंग में है और याद रखेंगे कि आंसर भी बैगनी है, ठीक है ना बाबू। चलो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो देखिए अगला हमारा प्रश्न है, चंद्रमा से देखने पर आकाश दिखाई देता है। चंद्रमा से देखने पर आकाश किस प्रकार का दिखाई देता है? तो चंद्रमा से जब हम देखते हैं आकाश को तो यह हमें काला दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है। आई बात समझ में? चंद्रमा से जब हम देखेंगे मेरे भाई ना तो आकाश काला दिखाई देता है, इसीलिए हमने काला कलर यूज करके बता दिया आपको, काला से दिखाई देता है। चलो अगला देखते हैं। आकाश का रंग नीला दिखाई देता है क्यों? आकाश का जो रंग होता है ना, द कलर ऑफ स्काई ऑलवेज सिम्स ब्लू कलर फ्रॉम द अर्थ सरफेस से आकाश का रंग नीला हमेशा दिखाई देता है। ऐसा क्यों होता है? तो ये घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होती है, जिसे हम लिख लेंगे प्रकाश के प्रकीर्णन। प्रकाश के प्रकीर्णन की जो घटना होती है ना मेरे भाई, प्रकाश प्रकीर्णन की घटना, उसी की वजह से क्या होता है? आकाश मेरा नीला दिखाई, उसी की वजह से क्या होता है? दिखाई देता है। देखिए दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है, जो लेंस प्रयुक्त करता है ना, जो दूरदृष्टि से जो व्यक्ति जो पीड़ित है अपने चश्मे में प्रयुक्त करता है, किस प्रकार के लेंस का प्रयुक्त करता है? वो कौन से प्रकार के लेंस का? तो इसका जवाब आपका है कि वह उत्तल लेंस लगाता है। क्या करवाता है? उत्तल लेंस लगवाता है। उत्तल लेंस लगवा लेने से जो दूरदृष्टि दोष होती है वो मिट जाती है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ये होता है 25 सेंटीमीटर, ठीक है। स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होगी तो 25 सेंटीमीटर होती है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है कि दूरदृष्टि के कारण प्रतिबिंब बनता है। जो हमारा दूरदृष्टि है, दूरदृष्टि के कारण प्रतिबिंब हमारा बनता है तो रेटिना के पीछे बनेगा मेरे भाई। जब भी रेटिना रेटिना ऐसे लिखेंगे ना, रेटिना, हाँ सही है। देखिए दूरदृष्टि के कारण प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, बिहाइंड द रेटिना बनता है मेरे भाई, पीछे बनता है, ठीक है ना। जैसे दूरदृष्टि के कारण दूरदृष्टि दोष हो जाता है तो रेटिना के पीछे बनता है। अगला आपका प्रश्न है, अगला प्रश्न हम लोगों का है कि नेत्र लेंस किस प्रकार का होता है? जो मानव का नेत्र है वह किस प्रकार का लेंस होता है? तो आप देखेंगे थोड़ा सा वो बल्गिंग आउटसाइड होता है, इसलिए हम इसे अभिसारी कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस होता है, ठीक है ना। ये थोड़ा आगे की साइड बल्गिंग रहता है, थोड़ा सा आप देखेंगे तो नेत्र का लेंस किस प्रकार होता है? तो अभिसारी होता है, ठीक है ना। अगला प्रश्न, प्रिज्म का विचलन, डेविएशन जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बाबू? डेविएशन, ठीक है ना। प्रिज्म का जो डेविएशन है वो किस रंग के लिए अधिकतम होता है? दिख रहा है सवाल आपको? ठीक है। प्रिज्म का जो विचलन है वो किस रंग के लिए अधिकतम होता है? डेविएशन किस रंग के लिए अधिकतम होता है? तो ये होता है बैगनी रंग के लिए, ठीक है ना। बैगनी रंग के लिए जो प्रिज्म का डेविएशन है ये सबसे मैक्सिमम होता है। अगला है मनुष्य के स्वस्थ केंद्र में, मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? अगर मनुष्य के स्वस्थ नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? सवाल लग रहा है उल्टा हो गया, होना चाहिए स्वस्थ मनुष्य के नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है ना। तो ये रेटिना पर बनता है बाबू, रेटिना पर बनता है, ठीक। अगर आदमी स्वस्थ है तो उसका जो इमेज बनता है ना वो रेटिना पर बनता है। अगला प्रश्न हमारा है कि न्यूनतम प्रकीर्णन किस रंग के लिए होता है? किस रंग के लिए सबसे कम प्रकीर्णन होता है? तो ये होता है रेड कलर, RED, रेड, ये देख लीजिए। और इसीलिए ये प्रश्न भी शायद लाल है,
जब प्रश्न लाल है तो सवाल का आंसर भी लाल है। न्यूनतम प्रकीर्णन किस रंग के लिए होता है? तो दिस इज फॉर रेड कलर। दिख नहीं रहा मेरे भाई? चलो देख लो, अच्छे से देख लो, रेड कलर सही है ना। तो ये होता है। तो हमें देखने के लिए थैंक यू। आपके लिए एक प्यारा सा थैंक यू लिख देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सबक है, गुड नाइट।